हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का ग्रेविटेशन ये चैप्टर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे ये की पॉइंट्स। ग्रेविटेशन सखली कशिश, सर्कुलर मोशन दायरवी हरकत, सेंट्रीपिटल फोर्स मरकज जो क़ुव्वत एंड केपलर्स लॉज केपलर के क़वानीन। इस वीडियो में हमने टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू समझाया है जो सीबीएसई और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरा याद कीजिए, इस तरीके से आप लोगों को 3 क्वेश्चंस जो है वो स्टेट बोर्ड की बुक में पेज नंबर 3 पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? किसी शय पर क़ुव्वत लगाने से क्या असरात होते हैं? तो यानी जब भी हम कोई बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, क़ुव्वत लगा रहे हैं, तो वो उस चीज में क्या होगा? नंबर 1, इट कम इन स्टेट ऑफ मोशन। नंबर 2, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। नंबर 3, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड नंबर 4, इट्स शेप चेंजेस। यानी वो मुतहरिक हो जाएंगी, वो हरकत में आ जाएंगी, उसकी सिमत जो है वो बदल जाएंगी, उसकी रफ्तार जो है वो बदल जाएंगी और नंबर 4 जो है इसकी शक्ल भी बदल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ? आपको क़ुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है? तो हमें 4 जो है फोर्स की किस्में पता है। नंबर 1, बैलेंस्ड फोर्स मुतवाजन क़ुव्वत। नंबर 2, अनबैलेंस्ड फोर्स गैर मुतवाजन क़ुव्वत। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बरक़ी मक़नातीसी क़ुव्वत और नंबर 4, न्यूक्लियर फोर्स यानी न्यूक्लियाई क़ुव्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? सखली क़ुव्वत कशिश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है, चैप्टर जो है टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है। तो जब भी हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन या सखली क़ुव्वत कशिश या जिसे हम जमीन की कशिश, ये भी आसान जुमलों में जो है हम कहते हैं, तो जैसे ही ये हमारे जहन में आता है तो हमें याद आता है न्यूटन और उससे रिलेटेड स्टोरी। तो क्या है जानते हैं। As we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. न्यूटन ने जो है सखली कशिश दरियाफ्त की है और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से सेब जो है वो जमीन की तरफ जो है वो गिरता है। इट ऑलवेज फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका रीजन क्या है? तो जब उन्होंने इस बात के ऊपर तहकीकात की तो ये नतीजा अख्ज़ किया कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी जानिब खींचती है और ये जो क़ुव्वत कशिश है, इसकी जो खींचने की सलाहियत है वो हमेशा जमीन के मरकज की जानिब होती है। यानी द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट ऑलवेज फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स एंड मोशन के बारे में, क़ुव्वत और रफ्तार के बारे में। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम किसी चीज पर क्या करते हैं, क़ुव्वत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी रफ्तार की कदर और हरकत की सिमत दोनों में क्या हो जाती है, तब्दीली आ जाती है। यानी व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स देन इट चेंजेस द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। यहाँ पर आपको न्यूटन के बारे में दिया गया है, तो सरसरी तौर पर आप इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन दायरवी हरकत। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle is called circular motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई जिस्म दायरे के मुहीत के अतराफ में गर्दिश करता है, ऐसी हरकत दायरवी हरकत कहलाती है। जिस तरीके से आप लोगों को ये एनिमेशन में नजर आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर तरीके से क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसकी जो हरकत है वो दायरवी हरकत है, सर्कुलर मोशन है। अब इसे समझने के लिए आप लोगों को जो एक्टिविटी दी गई है, इसमें हम देखते हैं
कि एक गर्ल है और उसके हाथ में जो है वो एक स्ट्रिंग है, धागा है, और उसको एक स्टोन पत्थर बंधा हुआ है, और ये पत्थर को क्या करना है, स्ट्रिंग को हमने घुमाना है। तो ये जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमेंगी, गोल घूमेंगी। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, इस स्टोन को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जिम्मेदार है। यानी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, क्यों? तो इसका रीजन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। What is centripetal force? A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. यानी यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रहा है, दायरे मदार में घूम रहा है, तो उस बॉडी पर एक कुव्वत, एक फोर्स हमेशा अमल करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की जानिब होंगी। यानी हमेशा वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बॉडी को हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है, इसलिए सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, यानी सेंटर की जानिब खींचने वाला। यानी आप हमेशा ये बात याद रखिए कि जहां पर भी हमें सर्कुलर मोशन नजर आए, जहां पर भी दायरवी हरकत हो रही है, तो उसका जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो है वो कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल दी गई है। जिस तरीके से सन के अतराफ में जो है वो अर्थ जो है वो क्या हो रही है, घूम रही है, तो ये मोशन भी जो है वो सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब कि वहां पर जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अतराफ में घूम रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको मैरी गो राउंड नजर आ रहा है, यहाँ पर भी हमें सर्कुलर मोशन दिखेगा। सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इस तरीके से आप लोगों को सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैपलर के बारे में। इस तरीके से यहाँ पर कैपलर की इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सरसरी तौर पर इसे भी पढ़ सकते हैं। अब हमें देखना है कैपलर के खवानीन। इंसान जो है हमेशा से इस बात का उसे तजस्सुस रहा है कि सितारे, सैयारे, फल्कियात, कहकशा के बारे में वो हमेशा स्टडी करता है। इसलिए कैपलर्स ने भी कुछ खवानीन पेश किए हैं, कुछ लॉज दिए हैं, और वो लॉज कहलाते हैं कैपलर्स लॉज। तो कैपलर के 3 खवानीन हैं, 3 लॉज हैं। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ बताया गया है। तो हम देख लेते हैं कैपलर्स फर्स्ट लॉ। कैपलर का पहला कानून, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सबसे पहले तो जान लेते हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स का जो शेप है वो एग की तरह होता है, अंडा बैजवी शक्ल का, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इलिप्स को 2 फोकस होते हैं, ये एक फोकस है, ये एक फोकस है, 2 फोकस है, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक फोकस पर हमेशा सन होगा। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। ये जो ऑर्बिट आप लोगों को नजर आ रहा है, ये ऑर्बिट किस शेप का है? इलिप्स है, ये बैजवी मदार है। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जिसके एक फोकस पर क्या होगा? हमेशा सन होगा। इस फिगर में भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये एक फोकस के ऊपर जो है वो सन है, और इस तरीके से अर्थ उसके अतराफ में जो है वो रिवॉल्व हो रही है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सन जो है वो एक फोकस पर है, और तमाम प्लैनेट्स जो है इसके अतराफ में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सन को। सेकेंड लॉ हम देखेंगे, कैपलर का दूसरा कानून, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या हो रहा है? मतलब ये जो सन है और सन को प्लैनेट से जोड़ने वाली लाइन है, the line joining the planet and the sun, the line joining the planet and the sun sweeps
स्वीप्स मतलब कि झाड़ना, कवर करना। तो ए से बी का जितना एरिया कवर हुआ है सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस कवर हुआ है, उतना ही सी से डी पर जाने के लिए भी सेम टाइम में सेम एरिया कवर होगा। ई से एफ को जाने के लिए भी सेम टाइम में सेम एरिया जो है वो कवर होगा। यहाँ पर आपको एनिमेशन के थ्रू बताया जा रहा है जिस तरीके से ये ब्राउन कलर के पार्ट में इतने टाइम में इतना एरिया कवर हो रहा है, उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में सेम टाइम में सेम एरिया जो है वो कवर हो रहा है। तो ये हो गया है केपलर का दूसरा कानून कि सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम। खत मुस्तकीम मीन्स लाइन। यकसा वक्फे वक्त में यानी सेम टाइम में, यकसा इलाका या रकबा तय करता है, यानी सेम टाइम में सेम एरिया को जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, केपलर का तीसरा कानून। सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे के गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। यानी कि सन के अतराफ में जो प्लैनेट जो है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उसको घूमने के लिए जो टाइम लगेगा, वक्त का मुरब्बा यानी क्या है, जो टाइम का स्क्वायर है, टी स्क्वायर, इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास्त तनासुब में होता है। यानी सन को और प्लैनेट को जोड़ने वाला जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, आर है, उसका आपको क्यूब लेना है। तो कैसे पढ़ेंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर है, आर क्यूब का आर क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे हमें हमेशा कांस्टेंट लेना होता है। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है वो है के। तो इस तरीके से यहाँ पर केपलर का थर्ड लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ के बेसिस पे आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आपने याद रखना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर केपलर के लॉज जो है वो खत्म कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ आप लोगों के डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उसी तरीके से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।